हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए पांचवा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पांचवें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी इस पांचवें मॉडल पेपर को कंप्लीट देखना और इस पांचवें मॉडल पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पांचवें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 23 से यहाँ पर 125 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 23 से यहाँ पर 125 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 31 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 23 से यहाँ पर 125 कैसे बना है। तो 23 से यहाँ पर 125 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 23 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 23 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5। और 5 से 125 बनाने के लिए इस 5 का किया गया है क्यूब। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 125 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 31 के अंदर और इस 31 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 31 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 31 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4 है। और जिस प्रकार से 5 का क्यूब किया है उसी प्रकार से 4 का कर देंगे क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई याद रखना 4 का क्यूब होता है 64। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64। अब हमें देखना है कि संख्या 64 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 64 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप सभी अभ्यर्थी एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि यह दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न
दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 45, 45 के बाद में 40, 40 के बाद में 50, 50 के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद में 55, 55 के बाद में 30। यानी कि सीरीज को यदि आपने ध्यान से देखा है तो सीरीज में सबसे पहले संख्या है बड़ी, उसके बाद में संख्या है छोटी, फिर संख्या है बड़ी, फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद में संख्या है 55, 55 के बाद में फिर से संख्या है छोटी। यानी कि जब भी आपको सीरीज के अंदर सबसे पहले संख्या दी जाए बड़ी, उसके बाद में छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, इस क्रम में आपको जो भी सीरीज दिया जाए उस सीरीज को आपको हमेशा सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर है। तो इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे एक संख्या छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर है। कैसे सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले दिया गया है 45, 45 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना बन रहा है 50 है। तो 45 से 50 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यदि हम 45 में क्या कर दें प्लस 5 कर दें तो 45 और 5 मिलकर बन जाएगा 50 है। फिर 50 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो बन रहा है 55 है। 50 से 55 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए, यदि हम 50 में भी क्या कर दें प्लस 5 कर दें तो 50 और 5 मिलकर बन जाएगा 55 है। अब इसी प्रकार से 55 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो यहाँ पर 30 से अगली संख्या ज्ञात होगी, लेकिन हमें क्या करना है इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सीरीज छूट गया उसको सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर देखिए सीरीज में 40, 40 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम ऊपर सीरीज के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सभी में +5 हुआ है तो 40 में भी क्या कर देंगे +5 कर देंगे। तो 40 में +5 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 45 है। क्या किसी ऑप्शन में 45 दिया गया है, तो नहीं, किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 45 नहीं दिया गया है। तो यहां पर हम +5 ना करके यहां पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर हम -5 करके देखेंगे। तो यहां पर देखिए 40 के अंदर -5 करेंगे तो 40 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 35 बचेगा। इसी प्रकार से 35 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है 30, सीरीज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 35 में भी क्या कर देंगे -5 कर देंगे तो 35 में से 5 चला जाएगा तो यहां पर बचेगा 30। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 35। अब हमें देखना है कि 35 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 35 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे पास याद रखना, आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप एग्जाम तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में NORTH को HTRON लिखा जाता है तो ORTHN को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि NORTH को यहाँ पर HTRON किस प्रकार से लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से NORTH को यहाँ पर HTRON लिखा गया है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि ORTHN को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए NORTH इस शब्द के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी को उल्टा करके यहाँ पर इसके सामने लिखा गया है जस्ट, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए लास्ट के अंदर H है, इसको लिखा गया है 1 नंबर पर है। उसके बाद में 4 नंबर पर T है तो इसको लिखा गया है 2 नंबर पर है। 3 नंबर पर R है तो R को लिखा गया है 3 नंबर पर है। O है 2 नंबर पर तो इसको लिखा गया है 4 नंबर पर है। और पहले नंबर पर N है तो इसको लिखा गया है 5 नंबर
पर, यानी कि इन्हीं अक्षरों को एकदम उल्टा करके लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि ORTHN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इनको भी हम क्या करेंगे, जो लास्ट का लेटर है इसको लिखेंगे हम पहले नंबर पर, यानी कि लास्ट में N है तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले N, फिर उसके बाद में क्या है H, तो H को लिखेंगे N के जस्ट आगे, तो यहां पर लिख दूंगा मैं H। फिर देखिए 3 नंबर पर है T, तो H के जस्ट आगे हम लिखेंगे T। फिर क्या है मेरे भाई O, यानी कि R है, तो T के बाद में हम लिखेंगे R को, और पहले नंबर पर क्या है O है, तो O को हम लिखेंगे सबके लास्ट में, यानी कि 5 नंबर पर लिखेंगे O को, यानी कि ORTHN इसको लिखा जाएगा NHTRO। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आंसर है NHTRO, ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं, ऑप्शन बी के अंदर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी कि तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, और आगे इससे भी शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो फिर आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इन सभी लेटर और संख्याओं को दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो किस प्रकार की आकृति या किस प्रकार के लेटर बनेंगे। तो ध्यान से देखिए, इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें कौन कौन से लेटर और संख्या दी गई है उनको यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले दिया गया है R, R के बाद में दिया गया है T, T के बाद में दिया गया है Y, Y के बाद में दिया गया है Z, Z के बाद में दिया गया है X, X के बाद में दिया गया है C, C के बाद में दिया गया है 57 है। अब मेरे भाई यहाँ पर नीचे दिया गया है एक दर्पण है। अब दर्पण में देखेंगे तो इनकी छवि कैसी बनेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, जो R है ये तो कैसा बनेगा, तो ध्यान से देखिए R बन जाएगा एकदम उल्टा। इसी प्रकार से T बन जाएगा मेरे भाई इस प्रकार से उल्टा। फिर क्या है Y है तो ये भी क्या बनेगा एकदम उल्टा। फिर क्या है Z, तो Z बन जाएगा मेरे भाई इस प्रकार से उल्टा। फिर क्या है X बनेगा ऐसे कैसे। फिर क्या है C भी बनेगा ऐसे कैसे। फिर क्या है मेरे भाई 5, तो 5 कैसे बनेगा, तो ये बनेगा मेरे भाई इस प्रकार से उल्टा। फिर क्या है 7, तो 7 भी बनेगा एकदम उल्टा। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में ये सभी बनेंगे कुछ इस प्रकार से। अब हमें देखना है कि ये सभी लेटर और संख्या किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आंसर है ये सभी लेटर और संख्या में दी गई है, ऑप्शन है डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर है दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले दी गई आकृति के अंदर हम क्या करेंगे, सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे सामने जो आकृति दी गई है इसके अंदर सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को ध्यान से देखिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज है ये, दूसरा त्रिभुज है ये, तीसरा त्रिभुज है ये, चौथा त्रिभुज है ये, इसी प्रकार से देखिए पांचवा त्रिभुज है ये, छठा त्रिभुज है ये, सातवां त्रिभुज है ये, आठवां त्रिभुज है ये, 9 नंबर त्रिभुज है ये, 10 नंबर त्रिभुज है ये, 11 नंबर त्रिभुज है ये, 12 नंबर त्रिभुज है ये, और 13 नंबर त्रिभुज है ये। यानी कि इस आकृति में सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 13 त्रिभुज हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो ध्यान से देखिए दी गई आकृति के अंदर एक डबल फलक वाला त्रिभुज है, त्रिभुज नंबर 6 और 7 को यहां से यहां तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यानी कि 13 के अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस एक और कर देंगे। तो यहां पर देखिए 13 और 1 मिलकर बन जाएगा
14। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 14 में दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है।